हाँ जी बेटे, देख आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चैप्टर का नाम होगा आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देखो, जो हमने रेस्पिरेशन ब्रीदिंग सिस्टम पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग का पढ़ा था, तो हमने वहां पे ये समझ लिया था कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, सेल तक कैसे हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होके ब्लड हमारा लंग्स तक लेके आता है। लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन टर्म की हम जब बात वहां भी हमने करी है कि इनसाइड द सेल क्या ऐसा होता है कि ऑक्सीजन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करा जाता है, ऑक्सीजन यूज करा जाता है एक्चुअली, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है ना। तो वो मैकेनिज्म की बात यहाँ हमारी आज चलने वाली है। इस चैप्टर में हम मैकेनिज्म देखेंगे इनसाइड द सेल क्या चलता है, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन के टर्म से बोलते हैं। वो सेलुलर रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे। एक्चुअली सारे सेल्स, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सब में सेलुलर रेस्पिरेशन एक जैसा ही चलता है। इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ते हैं और सारी जो एनिमल किंगडम है या फिर एनिमल फिजियोलॉजी है, वहां पे भी आपको सेम इम्प्लीमेंटेशन करना है। अब इसके पहले स्टार्ट करने से पहले हमें सबको पता है कि हमने सेल पढ़ लिया है। सेल में एक सेल ऑर्गेनेल हमने पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या टर्म यूज करते हैं? दैट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं ये इसको? पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है, एटीपी बनाता है, जिसे हम लिविंग सिस्टम का एनर्जी फॉर्म कहते हैं, है ना। एटीपी इस माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, दैट इज यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, चाहे वो प्लांट सेल है, कोई प्लांट सेल है, या कोई एनिमल सेल है, कोई एनिमल सेल है, सबके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया सबके पास सेम होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है ना। एक बार सारा कुछ आपको रिवीजन कर लेना है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लेना है, तब जाके आपको ये चैप्टर और ज्यादा क्लियर होगा। अब जैसे कुछ आपको स्ट्रक्चर्स का नाम मैं बोलूँ तो आपके दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए। आपने क्रिस्टी पढ़ा था, है ना, फिर उसके ऊपर ऑक्सीसोम लगे हुए थे। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा था। ठीक है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पढ़े थे हमने। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक बार स्ट्रक्चर जरूर आप जाके देखना है, फिर जो आपको आगे जरूरत पड़ेगी। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन हम लेने जा रहे हैं। एक्चुअली प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे चलता है, प्लांट के लिए रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, क्या प्लांट, हम अभी तक ये सोचते थे प्लांट तो ऑटोट्रॉप्स होता है, उसको रेस्पायर करने की क्या जरूरत है। तो ऐसे कुछ सवाल है और उन सब के हम यहाँ पे हमारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का क्या मतलब है वो भी हमने देख लिया। रेस्पिरेशन एक कलेक्टिव वर्ड है, एक कॉमन वर्ड है, जिसमें ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों आता है। ब्रीदिंग हमने पढ़ रखा है, एनिमल्स का स्पेशली ह्यूमन बीइंग का पढ़ रखा है, डिटेल रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी हम क्या, प्लांट भी ब्रीदिंग करता है, वो भी हमें देखना पड़ेगा, वो भी समझना पड़ेगा कैसे करता है, वो हम देखेंगे। अभी हमें यहाँ ब्रीदिंग की बात तो नहीं करनी होगी ज्यादा, लेकिन हमें आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन सेलुलर रेस्पिरेशन। इनसाइड द सेल क्या वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, उसको हमें समझना है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? दैट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जो हमने हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जैसे हम ग्लूकोज कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं, उनके बीच जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं तो 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच जो बॉन्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो सिंगल बॉन्ड्स हैं, है ना, इनके ब्रेकडाउन से एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। इसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो ब्रेक करा जाता है दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में विद इन द सेल
लीडिंग टू रिलीज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड इस एनर्जी को सिर्फ रिलीज नहीं करना है, एंड दैट एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, इस एनर्जी को इस एनर्जी के फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करना होता है, दैट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। बॉन्ड ब्रेक करना, जो एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग से रिलीज हो उस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देना, एटीपी में, एटीपी की सिंथेसिस में कन्वर्ट कर देना, एटीपी बना देना, दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में सारी जो हमारी एनर्जी कंपाउंड में प्रेजेंट होती है इज नॉट रिलीज्ड इन सिंगल स्टेप। जैसे कार्बन, हम ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, है ना, 6 कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे एक 2 3 4 5 और 6, 5 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर एक साथ ये सारे बॉन्ड टूटे तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, एंड ज्यादा चांसेस है कि जब बहुत सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है एक सिंगल स्टेप पे, तो वो एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। क्या हो जाएगी, हीट के फॉर्म में लॉस होने का चांस ज्यादा होता है। इसलिए क्या करा जाता है, एक सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी रिलीज होता है, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज इन द कन्वर्जन ऑफ एटीपी। एटीपी की सिंथेसिस में उसका यूज कर लिया जाता है, बिकॉज इन द सिंगल इफ द कंप्लीट एनर्जी इज रिलीज मे बी कन्वर्टेड इनटू हीट, उसको हीट में कन्वर्ट करा जा सकता है। इसलिए क्या होता है, सो दैट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इन अ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन, धीरे धीरे रिलीज होता है, एंड स्टेप वाइज रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं एक के बाद एक, तब वो जाके कंप्लीट होता है, एंड ऑल स्टेप्स आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स, एंजाइमेटिक रिएक्शंस चलती हैं, एंड जो एनर्जी रिलीज होएगी, एंड दैट एनर्जी इज ट्रैप्ड एज केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज द एटीपी। जो उनके बॉन्ड से एनर्जी रिलीज हुई उसको ट्रैप करा, क्या बना दिया, एटीपी। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब हुआ। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्लियर है कि हमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के सिंगल जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन वो ब्रेक करने हैं, जो एनर्जी निकलेगी उसको हमें क्या कन्वर्ट करना होता है, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन ये भी साथ में याद रखना है कि वो सिंगल स्टेप नहीं है। जैसे हमने जो रिएक्शन छोटे में पढ़ा होता है कि हमने ऐसे लिखा C6H12O6 प्लस हमने लिखा 6O2 और सीधा लिख देते थे 6CO2 प्लस क्या 6H2O प्लस, और यहाँ पे एनर्जी लिखा जाता था। रेस्पिरेशन के लिए यही रिएक्शन लिखते थे। ये कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, स्टेप वाइज है और स्लो रिएक्शन है, ठीक है। इतनी बात। एटीपी दस सिंथेसाइज्ड इज ब्रोकन डाउन। अब ये रेस्पिरेशन से जो एटीपी बना, उस एटीपी का क्या होता है, ये एटीपी क्या होगा, फिर से इसको ब्रेक किया जाता है जब, देखना वर्ड देखना, ब्रोकन डाउन व्हेन एवर, जब कभी, एंड वेयर एवर, जहां भी एनर्जी की जरूरत होती है सेल को, लिविंग सिस्टम को, नीड टू बी यूटिलाइज, हेंस एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी बनना दैट इज नॉट कंप्लीट प्रोसेस। उसके बाद एटीपी जहां भी जरूरत हो, जब भी जरूरत हो, उसका ब्रेकडाउन किया जाता है और सेल उस एनर्जी का यूज कर पाता है, एंड इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पे हमने अभी इनिशियली हमने वर्ड यूज किया कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, क्या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक। अब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसको ब्रेक किया जाता है उसको हम स्पेसिफाई करते हैं, टर्म यूज करते हैं, दैट इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इट मे बी कार्बोहाइड्रेट, इट मे बी फैट, इट मे बी प्रोटीन, इट मे बी अदर ऑर्गेनिक एसिड, ये हो सकते हैं, ठीक है। देखना, कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, जिसका ऑक्सीडेशन किया जाता है,
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस इधर बनाया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में कार्बोहाइड्रेट इज द बेस्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, या इसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या फिर चीफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वर्ड यूज करते हैं। एंड आफ्टर दैट फैट इज यूटिलाइज्ड एंड देन प्रोटीन का नंबर आता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस बहुत बढ़िया से याद रखना। एंड कुछ प्लांट्स में ऑर्गेनिक एसिड्स भी यूज होते हैं इन सम प्लांट्स, एंड दैट ऑर्गेनिक एसिड एज अ मैलिक एसिड, एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे दिया, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का एक ये जो चार्ट है ना, ये बहुत अच्छे से कंपेयर करना, आपको समझना है। देखो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नाम है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है। इधर हमने लिखा है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और इधर लिखा है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब हुआ कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड बाय द मॉलिक्यूल इन कैलोरी मीटर। एक हमारा ऑपरेटर्स है जिसमें हम जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने पर 4.1 किलो कैलोरी रिलीज होता है फिजिकल वर्ड में। लेकिन यही जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट फिजियोलॉजी में ब्रेक किया जाता है, फिजियोलॉजी मतलब इनसाइड द सेल इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो हमें मिलता है 4.0 किलो कैलोरी एनर्जी 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से। मतलब इतना एनर्जी रिलीज कर सकता है, लेकिन हमें मिलता है इतना है, लॉस है 0.1 का। ठीक है, वो हीट के फॉर्म में लॉस होता है। फैट का देखो, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, और इधर क्या है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। फिजियोलॉजी में हमें मिलता है 0.45 का लॉस है। इधर प्रोटीन का देखना 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड लॉस बहुत ज्यादा है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम फिजियोलॉजिकल जो एनर्जी हमें वैल्यू मिलती है। ठीक है, 1.65 का लॉस है। अब एक कंसर्न तो ये भी है जिसकी वजह से इनका सीक्वेंस सबसे पहले नंबर पे लगाया गया, ये सबसे नंबर 1 पे यूज किए जाते हैं, फैट बाद में यूज किया जाता है, प्रोटीन सबसे लास्ट में यूज किया जाता है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अच्छा नहीं है, क्योंकि देयर इज अ लॉस बहुत ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट में लॉस सबसे मिनिमल होता है, जो उसके पास एनर्जी है और हमें फिजियोलॉजी में जितनी मिलती है, तो लॉस बहुत मिनिमम है, इसलिए बेस्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। दूसरा रीजन, हम जब बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे थे तब भी हमने ये डिस्कस किया था, कार्बोहाइड्रेट और फैट में ऑक्सीजन का नंबर, ऑक्सीजन एटम का नंबर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में ज्यादा होता है, फैट के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का नंबर बहुत कम होता है। तो ऑक्सीडाइज कराने के लिए कार्बोहाइड्रेट को एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बहुत थोड़ी चाहिए, लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट इन द केस ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल ऑक्सीजन इज नीडेड। इस एक रीजन ये है ना। यहां हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा था कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर बराबर होता है, यहां क्या देखा था, कार्बन का नंबर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का नंबर बहुत कम होता है। ठीक है, प्रोटीन के केस में लॉस बहुत है। दूसरा रीजन इसका, प्रोटीन का एक कंसर्न ये है कि दैट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, तो ये बिल्डिंग मटेरियल है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक ही खत्म हो जाएगा, तो बॉडी एग्जिस्ट कैसे करेगी, तो इसलिए 3rd नंबर पे इसको रखा गया। एंड सेकंड रीजन ये है कि देयर इज अ मोर लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये 2 रीजंस हैं जो आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का सीक्वेंस, कैसे हम डिसाइड करेंगे और क्यों डिसाइड करते हैं, कैसे हम इसको रखते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के फीचर्स क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बनते हैं, और इसको डिटेल में भी अपन को डिस्कस करना होता है। एम्फीबोलिक पाथवे को, ये जो प्रॉपर्टी पहली फीचर है वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे।
सेलुलर रेस्पिरेशन एक एम्फीबोलिक पाथवे है। कैसा पाथवे है? एम्फीबोलिक पाथवे। हमने मेटाबॉलिज्म को पढ़ा हुआ है। तो मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरे को हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। अब इसमें हमें पता है कि एनाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म का मतलब डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, यही पढ़ा होता है। अब एक वर्ड आपके सामने है एम्फीबोलिक पाथवे। अब ये नया वर्ड क्या है? इसका मतलब क्या है? एम्फीबोलिक रिएक्शन है। ये एम्फीबोलिक फिजियोलॉजी है। मतलब क्या हुआ? इसमें एनाबॉलिज्म भी चलता है और कैटाबॉलिज्म भी चलता है। ऐसी रिएक्शन, ऐसी मेटाबॉलिक पाथवे को हम बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। तो रेस्पिरेशन इन जनरल 10th तक आपने यही बोला होता है कि रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक पाथवे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में कन्वर्ट होता है ना। अगर हम ऊपर वाली रिएक्शन रेस्पिरेशन की देखें तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। तो इससे हमें तो यही लग रहा है ना कि ये एक क्या है? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? इस रिएक्शन को देखो तो क्या लग रहा है? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, तो कैटाबॉलिक कैटेगरी में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैसा है? एम्फीबोलिक पाथवे है। क्यों? क्योंकि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराया जा रहा होता है तो जो कुछ इंटरमीडिएट रिएक्शन है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं, दैट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आर मे बी प्रिकर्सर ऑफ सम बायोमोलिक्यूल्स। उसी से कुछ बायोमोलिक्यूल बनते हैं। तो जब वो बनते हैं मतलब दैट इज अ सिंथेसिस रिएक्शन, तो एनाबॉलिज्म की प्रोसेस चलने लगती है। कैटाबॉलिज्म चलता है, बट अलोंग विद एनाबॉलिज्म इज आल्सो अकर्स। ठीक है, यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? रीजन अभी आपको इतना याद रखना है। कार्बन स्केलेटन produced during respiration is used as precursor for the biosynthesis of other molecule in the cell। जो कार्बन मीन्स ग्लूकोज का जो भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट ब्रेकडाउन करा जा रहा होता है, जो इंटरमीडिएट कार्बन का स्केलेटन मिलता है, मान लो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल ब्रेक करा, कोई 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना, तो उस 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का भी कोई बायोसिंथेसिस प्रोसेस में एंटर करना होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। पहला फीचर। अब ये नहीं बोलना है कि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक पाथवे, क्या बोलना है? एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक है। दूसरा फीचर ये है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस। एक्सर्गोनिक प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस था? एंडरगोनिक प्रोसेस, दैट एब्जॉर्ब हीट या दैट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड इट रिलीज एनर्जी, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना। ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड complex of complex molecule through oxidation within the cell, leading to release of considerable amount of energy। एक considerable amount of energy release होता है, इसलिए इसको हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये दो फीचर आपको रेस्पिरेशन के याद रखने हैं। क्या? अब ये नहीं बोलना है कि ये कैटाबोलिक पाथवे है, कैसा पाथवे है? एम्फीबोलिक पाथवे है और एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। एंड नेक्स्ट टॉपिक, डू प्लांट्स ब्रीथ? क्या पौधे सांस लेते हैं? तो आप कहोगे हाँ। अब उसी को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि कैसे सांस लेते हैं, उनके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं, क्या उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं सबको अपन को यहाँ पे समझना है। देखो, पहला स्टेटमेंट है, प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स, जैसे हमारी तरह, एनिमल्स की तरह, इनके पास कोई बहुत ज्यादा इवॉल्व ऑर्गन सिस्टम नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है फॉर द गैसेस एक्सचेंज, बट दे हैव स्टोमेटा। इनके पास क्या है? स्टोमेटा। लेंटिसेल्स, ये कुछ स्ट्रक्चर्स है जिसे अपन को समझना है, और इसकी मदद से ये इस पर्पस को पूरा करते हैं। किस पर्पस को? गैसेस एक्सचेंज के पर्पस को पूरा करते हैं। दो नाम याद होने चाहिए, स्टोमेटा एंड लेंटिसेल। स्टोमेटा का प्रेजेंस कहाँ हमने पढ़ा है? लीफ के सरफेस पर, और लेंटिसेल्स कहाँ होते हैं? स्टेम के सरफेस पर। ठीक है, अब देखना है, अब पहले ये पिक्चर देखो, ये स्टोमेटा का और लेंटिसेल्स का, ये सबने देखा हुआ होता है, बस एक बार हमें फिर से उसको ढंग से देखना है।
ऐसा पिक्चर सबने देखा हुआ है स्टेम के ऊपर, है ना। ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये दीज आर द लेंटिसेल्स, ठीक है। तो ये लेंटिसेल्स हैं, ये भी आपने देखा हुआ है। एप्पल का एक छोटा सा पोर्शन है, ये ऐसे रीजन वाइट वाइट से आपको दिखते हैं, दीज आर द लेंटिसेल्स, ठीक। और उसके बाद ये पिक्चर ही गड़बड़ हो गया, इसके ऊपर आ गया, चलो कोई नहीं। ये स्टोमेटा का भी आपने इस तरह से, इसके ऊपर जो लिखा है वो नहीं देखना है। स्टोमेटा, लीफ के सरफेस पर हमें स्टोमेटा देखने को मिलेगा। और जब हम लीफ का ट्रांसफर सेक्शन, ये तो हमने पढ़ी लगा रखा है फोटोसिंथेसिस में, ये लीफ का ही टीएस है। आगे हम जो जरूरत पड़ेगी वो हम डिस्कस करते हैं अभी क्या है। देखो, अब हमें जो बात करनी है कि प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, और दो स्ट्रक्चर्स का नाम है स्टोमेटा और दूसरा लेंटिसेल। कहाँ पे कैसे वो स्ट्रक्चर्स मदद करते हैं वो देखते हैं। देयर आर सेवरल reasons why plants cannot along without respiratory gas। बहुत सारे रीजंस हैं जिससे आप ये बात समझ सकते हो कि वो बिना रेस्पिरेटरी गैस के नहीं सरवाइव कर सकते, ठीक है। जैसे पहला देखो, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड। जो प्लांट के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लीफ है, स्टेम है, ब्रांच है और कोई फ्रूट है, वो अपने गैसेस एक्सचेंज का ध्यान खुद रख लेता है। लेकिन क्या हमारी बॉडी में ऐसा है? नहीं। किडनी अपने गैसेस एक्सचेंज का खुद से पूरा नहीं कर सकता, हार्ट नहीं पूरा कर सकता, आपके मसल्स नहीं कर सकते, इसलिए हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सारे अपना पूरा कर सकते हैं, इसलिए कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, ठीक है। There is very little transport of gas from one plant part to another। जब सारे ऑर्गन अपना ध्यान रख ले रहे हैं गैसेस एक्सचेंज का, तो ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत क्या है? बहुत थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। Plants do not present great demand for gases exchange। इनके पास बहुत ज्यादा गैसेस एक्सचेंज की जरूरत नहीं होती। क्यों? जब फोटोसिंथेसिस चल रहा है तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन वो खुद बना रहे हैं, है ना, और रेस्पिरेशन से वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों डिमांड पूरी हो जाती है। रूट्स, स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट फॉर लोअर देन एनिमल डू। जैसे रूट की बात करें, है ना, स्टेम की बात करें, लीफ की बात करें, मतलब कंप्लीट प्लांट बॉडी जो है वो एनिमल में जिस रेट से रेस्पिरेशन चल रहा होता है, उसके कंपैरिजन में इधर बहुत स्लो रेट से रेस्पिरेशन चलता है। हाँ जी, बिल्कुल रेस्पायर करते हैं। रूट का रेस्पिरेशन बिल्कुल चलता है। रूट का रेस्पिरेशन, रूट के सेल्स को भी एनर्जी चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो भी लिविंग स्ट्रक्चर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बट हाँ, एनिमल्स के कंपैरिजन में इनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी स्लो, ठीक है। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज्ड। जब फोटोसिंथेसिस चल रहा है तो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है लाइट रिएक्शन से, तो गैसेस एक्सचेंज बहुत सारा करना पड़ता है। एटमॉस्फेयर में उनको गैसेस रिलीज करना पड़ता है। अगर बहुत सारा ऑक्सीजन बन रहा है तो एक्सचेंज के लिए उनके पास ऐसा कोई सिस्टम तो होना चाहिए, ऐसा ओपनिंग होना चाहिए जिससे वो ऑक्सीजन बाहर निकाल सकें, ठीक है। ईच लीफ is well adapted to take care of its own need during this period। और वो स्ट्रक्चर क्या है? स्टोमेटा, ठीक है। When cells photosynthesize, availability of oxygen is not problem। ऑक्सीजन की जरूरत उनको खुद से वो पूरा कर लेना, क्योंकि उनके सेल्स ही खुद ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम, मतलब डे टाइम में प्लांट को ऑक्सीजन के लिए सफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जब ये रिलीज हो रहे होते हैं विद इन द सेल। एंड एक तीसरा रीजन ये भी है, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्क प्लांट इज नॉट ग्रेट। जो बहुत बड़े प्लांट हैं उनको बहुत ज्यादा गैसेस ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो ट्री है ना, उनका मैक्सिमम पोर्शन प्लांट बॉडी का डेड टिश्यू से बना होता है। उनका मैक्सिमम पोर्शन किससे बना हुआ है? डेड टिश्यू से बना हुआ है। देखो, ईच लिविंग सेल इन प्लांट
अब देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्लांट में जो लिविंग सेल्स हैं वो किधर प्रेजेंट है, प्लांट के सरफेस पे। जो हम प्लांट का अगर कोई ट्री का डायमीटर देखते हैं कि ये हमारा ट्री इतना डायमीटर का है, तो इसका ये इतना बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन जो है ये डेड टिश्यू से बना होता है, इधर कोई लिविंग सेल है ही नहीं। जब इधर लिविंग सेल नहीं है तो गैसेस एक्सचेंज की क्या जरूरत है। इनके लिविंग सेल जो होते हैं वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, और पेरीफेरी किसके कांटेक्ट में है, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो वो गैसेस एक्सचेंज अपना कर लेता है। ठीक है, इन स्टेम द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड थिन लेयर इनसाइड या एंड बीनीथ द बार्क। अगर हम स्टेम देखते हैं तो जो स्टेम का बार्क होता है सबसे ऊपर, उसके नीचे ही लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, एंड हैज आल्सो एन ओपनिंग दैट इज अ लेंटिसेल्स। उस लेंटिसेल्स की ओपनिंग से इनके लिविंग सेल्स को गैसेस मिलती रहती है। द सेल्स इन द इंटीरियर, जो थोड़े अंदर होते हैं, आर डेड। वो हमने पहले देखी है, डेड सेल से बना होता है। प्रोवाइडेड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, वो जो बड़ा ट्री है उसको मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और दैट्स इट, और कुछ नहीं, जिसे हम वुड कहते हैं। ठीक है, दस मोस्ट सेल्स ऑफ प्लांट हैव एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद एयर। हर सेल लगभग एयर के कॉन्टैक्ट में होता है, तो एक सिस्टम की क्या जरूरत है ना, इसलिए इनके पास कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं है। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाई द लूज पैकिंग ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स, स्टेम एंड रूट्स which provide an interconnected network of air space। अगर आप देखोगे इनके लीफ का सेक्शन, जो हमने यहाँ पे एक पिक्चर दिखा, बट वो थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है, कोई बात नहीं है, यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो ये स्टोमेटा है, ये इनका क्या है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा, ये जो सेल्स हैं इनकी, ये सारी पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स हैं। तो यहाँ देखोगे चैम्बर्स हैं, यहाँ चैम्बर्स हैं, यहाँ चैम्बर्स हैं, तो गैसेस अंदर तक जा सकती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस है, अंदर तक जा सकती है। तो हर सेल तो गैस के कांटेक्ट में आ गई डायरेक्ट, है ना। तो लूज अरेंजमेंट होने से इनके बीच का जो स्पेस है वो पैसेज, एयर चैम्बर, एक इंटरकनेक्टेड एयर पैसेज प्रोवाइड करता है, जिससे हर सेल को गैसेस मिल जाती है। तो फिर उनको ऑर्गन सिस्टम की क्या जरूरत थी, कोई स्पेशलाइज ऑर्गन की इसलिए नहीं जरूरत है इनको। ठीक है, तो ये एक रीजन है कि इनको ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, रेस्पायर करते हैं, गैसेस एक्सचेंज होता है ना। गैसेस एक्सचेंज मतलब प्लांट ब्रीद करता है, गैसेस एक्सचेंज का मतलब ये है। अभी तक हमने यही आपको समझाया है कि प्लांट ब्रीद करता है, मतलब गैसेस एक्सचेंज करता है, चाहे वो स्टेम हो, चाहे लीफ हो, रूट हो, हर सेल को ऑक्सीजन कैसे कैसे मिल जाता है। क्या इस क्यों नहीं है उनके पास एक इवॉल्व ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, उसका रीजन हमने यहाँ पे समझा है। और इन पे रीजन असर्शन के सवाल बहुत बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद हमें शुरू करना है रेस्पिरेशन के टाइप्स, कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की जब बात करोगे तो दो बेसिस है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ, ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ होता है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, जिसे हमने बोला था क्या, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या होता है, फर्मेंटेशन। अलग नहीं वो समझना है, फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ही है। ठीक है, एक बेसिस और आपको ये समझना है जो आपके लिए नया है थोड़ा सा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, क्या फैट आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, या क्या आपका प्रोटीन है, इसके बेसिस पर रेस्पिरेशन को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक है, फ्लोटिंग तब बोलते हैं जब कार्बोहाइड्रेट आपका एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज फ्लोट्स, ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग। और फैट का भी सिनेरियो सेम है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जब एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तब हम बोलते हैं उसको फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, और इसमें ऑक्सीडेशन क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का। और यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक, देखो सेल का प्रोटोप्लाज्म,
सेल का प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो वो सेल के स्ट्रक्चर का पार्ट हुआ। एंड स्ट्रक्चरल जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो प्रोटीन है। प्रोटीन इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। किसका पार्ट है? प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। तो जब प्रोटीन का रेस्पिरेशन होने लगे, प्रोटीन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट काम करे, तब उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को पहले अपन को कंपेयर करना है। पढ़ना हमें दोनों है डिटेल, बट एक आइडिया जनरल कंपैरिजन का देखना है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें पहले एरोबिक फिर लास्ट में एनारोबिक का डिस्कशन करेंगे। और कंपैरिजन में बहुत सारी बातें आप समझते हो, कुछ चीजें ऐड ऑन है जो अपन को समझनी है। देखो, पहला एरोबिक का मतलब कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जो आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, और क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल एंड एनर्जी बनता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ये आप आराम से समझते हो। इसमें क्या होगा? ब्रेकडाउन जो होता है वो पार्शियल होता है। पार्शियल का मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता। जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज का, या तो ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है या फिर एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। ठीक है, इतनी बात। दूसरा, इट्स एन इंटरमोलिकुलर रेस्पिरेशन। इट इज एन इंटरमोलिकुलर रेस्पिरेशन। और ये क्या है? इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन है, मतलब कई मॉलिक्यूल्स इसमें बनते हैं। इधर एटीपी 36 बनता है या फिर 38 एटीपी बनता है एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से। इधर सिर्फ कितना मिलता है आपको? 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से। तो एनर्जेटिकली तो बड़ा वो कमजोर सा है, बहुत कम एनर्जी मिलता है। NADH ऑक्सीडाइज करा जाता है NAD+ में, और इससे भी एनर्जी मिलती है। यहाँ पे NADH का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। NADH इटसेल्फ रेस्पिरेटरी पाथवे यूटिलाइज, जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो खुद ही यूज कर लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होता है और कंप्लीटली हाइड्रोजन को रिमूव करता है और हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एब्सेंट है तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह कोई और नहीं है। रिएक्शन देखोगे तो ये कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर आपका क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से। और यही जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन देखेंगे तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक होता है, या तो वो बनाएगा क्या आपका? एथेनॉल प्लस CO2। क्या बनाएगा? एथेनॉल प्लस CO2। या फिर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो लैक्टिक एसिड। दैट्स इट। ये आपके केमिकल रिएक्शंस हैं, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, बात जो आपको ध्यान रखनी है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसको बोला जाता है जब एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसको बोला जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 नहीं रिलीज होता है, ध्यान रखना। ये आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गया है, और हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक ये होगा, अब अपनी रेस्पिरेशन की कहानी एक्चुअली जो हमें जिस लेवल पर जाना है वो स्टार्ट करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अभी तो हमने सिर्फ आपका एक माइंड सेट बनाया कि हमें पढ़ना क्या है।